Hi students, today we will start the new unit that is called magnetic effect of electric current. About magnetic effect, let me briefly introduce you that how magnetic effect occurs and what is the reason behind this one. तो कुछ बातें आप देखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या होता है, what is the reason. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड is caused by static charge. Okay. And magnetic field is caused by moving charge. ये ध्यान में रखें। और एक और पॉइंट यहीं पे नोट कर लें कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज, वो भी मूविंग में आता है। इफ चार्ज is accelerated, then it will give you, then it will produce electromagnetic wave. ये हम दो यूनिट के बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण है स्टैटिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड का कारण है मूविंग चार्ज। एंड इफ योर चार्ज इज एक्सेलरेटेड, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब फिर वापस चले, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा स्टैटिक चार्ज रख दो तो उस पर फोर्स लगता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज रहे तो उस पर भी फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा स्टैटिक चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पे। ये ध्यान में रखिए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्टैटिक चार्ज रख दोगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। If a static charge is placed in a magnetic field, no force will act due to magnetic field. But if a moving charge is kept in a magnetic field, there is a force. तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंसेस है, ध्यान में रखें। तो आज हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात सबसे पहले ओर्स्टेड साहब ने देखा था कि उन्होंने एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को जब स्विच ऑन किया और वहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा, तो उन्होंने देखा क्या कि मैग्नेटिक कंपास में कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन होता है। और फिर ये एक्सप्लेन किया गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता होगा, और ज्यों ही करंट स्विच ऑफ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता होगा। ज्यों ही करंट उसमें आया, दैट मीन स्विच ऑन हुआ, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया एग्जिस्ट करना। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, फिर मैग्नेटिक फील्ड का सर्टेन वैल्यू, फिर जीरो, फिर सर्टेन वैल्यू, फिर जीरो। यही कारण से अगर कोई कंपास निडल किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो, यहाँ पे स्विच भी लगाना पड़ेगा आपको, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहो, तो ये कंपास निडल में क्या होता है ना कुछ इसमें हरकत होता है। और द डिफ्लेक्शन इन दिस कंपास निडल वाज ऑब्जर्व बाय ओर्स्टेड। ये सबसे पहले ओर्स्टेड साहब ने देखा, ठीक है। इट वाज स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन क्रॉस। फिर उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन ये किया कि जहां भी करंट होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कंपास के मैग्नेटिक निडल को अफेक्ट करता है, ठीक है। आप पढ़ी भी हो कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को इंटरैक्ट करता है। तो कंपास निडल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर इम्पैक्ट आता ही।
तो आज हम पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू किसी पॉइंट पर कितना होगा और फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विथ बायट-सेबार्ट लॉ। तो बायट-सेबार्ट लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक नियम है। हम इस नियम से करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम पता कर लेते हैं बाय यूज ऑफ दिस वन। तो यू राइट डाउन an electric current causes magnetic field around it around it अब पहले ही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है, मूविंग चार्ज प्लस मोशन। तो मूविंग चार्ज तो इलेक्ट्रिक करंट में होता ही है, और आप पढ़े हो ना, चार्ज जब ड्रिफ्ट करेगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट होएगा। तो मूविंग चार्ज एक्चुअली इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या उसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में असर किस पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किस पर होगा, या तो मैग्नेट पे होगा या नहीं। तो आप बताना कि इफ ए चार्ज इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड then the effect of magnetic field is observed. If a charge is placed stationary or held stationary in a magnetic field, so there is no impact of magnetic field on that stationary charge. तो चार्ज अगर रुका रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स तभी लगेगा चार्ज मोशन में, ये ध्यान में रखना है। ठीक, एक्चुअली मूविंग चार्ज ही होता है मैग्नेटिक फील्ड का कारण। ओके, नाउ यू कम। अब चले एक देखते हैं बायट-सेबार्ट लॉ है क्या, फिर उसके एक छोटा सा एप्लीकेशन को देख ले। है क्या बायट-सेबार्ट लॉ। लेट दिस इज ए कंडक्टर इन विच ए करंट I इज फ्लोइंग। ओके, और इस कंडक्टर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। पूरे कंडक्टर के कारण नहीं, एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया ए बी जिसकी लंबाई है dl, छोटा एलिमेंट dl लंबाई, इसको हम करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। ए बी के कारण, इतने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दिस यू विल गेट फ्रॉम बायट-सेबार्ट लॉ। ओके, तो बायट-सेबार्ट लॉ जो है ए बी इज करंट एलिमेंट, और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इंटू DL, करंट एलिमेंट। कभी कभी आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, तो हमने अभी बताया मूविंग चार्ज है। आप मैग्नेटिक फील्ड का कारण करंट एलिमेंट भी आप बोल सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। करंट एलिमेंट इज इक्वली विद इक्वल मीनिंग, मूविंग चार्ज का जो मीनिंग है वो करंट एलिमेंट का भी वही है। तो करंट एलिमेंट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, हमने एक छोटा टुकड़ा के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, पूरे की नहीं, छोटे की। तो यू राइट डाउन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट at point P is, पहला बायट-सेबार्ट लॉ शुरू होता है, पहला dB is directly proportional to I। करंट का स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है करंट का, उस पर डिपेंड करता है इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड। अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे ज्यादा होगा। दूसरा देख ले भाई,
दूसरा है dl, यानी लेंथ ऑफ द एलिमेंट, इसकी क्या लंबाई है, ज्यादा लंबाई होने से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरा, अब देखो ये एंगल, ये थीटा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट, ये लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं उसके उसके बीच का एंगल है थीटा। तो C इज व्हाट, योर थर्ड पॉइंट और बायट-सबार्ट लॉ इज, पहला है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, देन तीसरा है dB इज directly proportional to sin theta, and theta is angle between direction of current and the direction of line joining the current element to the point P where magnetic field is to be determined। ठीक है, करंट का डायरेक्शन और इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है उसका डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल। और तीसरा, तीसरा तो हो गया, चौथा, it is inversely proportional to square of the distance, it is inversely proportional to the square of the distance। ठीक है, अब तुम देखो कि ये चार फैक्टर हुए, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sin theta, dB is inversely proportional to square of the distance। Now combining the above, combining the above, combining the above, what you will get, बताएं क्या होगा। तो dB is equal to I dl sin theta by r square, एक साथ हम लिखें dB, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी बोल रहे हैं, डायरेक्शन अभी नहीं बोल रहे। dB is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब एक दूसरा इसमें कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट यूज करते थे, यहाँ पे म्यू नॉट यूज करते थे, इसको बोलते परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यही फॉर्मूला है। और म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आप यूनिट डाल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, जो भी है कर दें, यूनिट क्या होगा टेस्ला, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर, यानी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट होगा इसका म्यू नॉट का, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, करेक्ट, ओके। म्यू नॉट का यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज द यूनिट एक्चुअली, वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नाउ यू कम द फैक्ट, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि 1 टेस्ला कितना होगा, हाउ यू डिफाइन 1 टेस्ला, तो हमारा एक फॉर्मूला बना dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट ए पॉइंट P, दिस इज व्हाट यू कैन कॉल बायट-सबार्ट लॉ। Then we have had one constant here mu naught is called permeability of free space, नॉट जब भी लगा है तो चाहे एयर समझो या फ्री स्पेस समझो, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब ध्यान दें, एक हम बात करें, पूछे कि
1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे डिफाइन करोगे? तो यहां से भी कर सकते हो। देखो, अगर मान लो I 1 एम्पियर हो, ठीक है, DL 1 मीटर हो, ये भी ठीक, साइन थीटा 1 हो, ये भी ठीक, R 1 मीटर हो, ये भी ठीक। इतनी बात हमको डेफिनेशन में, इतनी बात ध्यान करना, लिखना पड़ेगा। I कितना है? 1 एम्पियर। DL कितना है? 1 मीटर। साइन थीटा कितने हैं? 1। तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है वह कंडक्टर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, तभी तो थीटा 90 डिग्री होगा। और R का वैल्यू क्या है? 1। अब ये वैल्यू उसमें फीड करें तो व्हाट इज योर डीवी? ये तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सारे तो 1 ही है, म्यू नॉट का भी वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये तो वैल्यू आप फीड करके देखो, म्यू नॉट की भी वैल्यू फीड कर दो, सारे की वैल्यू आपको निकल गया। नाउ हाउ यू डिफाइन 1 टेस्ला? दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। तो 1 टेस्ला डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलेंगे? ठीक है, one conductor we take whose length is 1 meter, the current flowing through this conductor is 1 ampere. We take a point exactly perpendicular to this conductor lying at a distance of 1 meter. Then whatever the magnetic field is there, कितना आएगा? 10⁻⁻7 Tesla. The magnetic field whatever there at point P is 10⁻⁷ times. If you are multiplying, then you will get 1 Tesla of magnetic field. बात समझ में आया? 1 मीटर का कंडक्टर, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 मीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका 10⁻⁷ गुना जो फील्ड होगा वो होगा 1 टेस्ला। आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड ये 10⁻⁻7 टेस्ला जो है ये एग्जैक्ट फील्ड आएगा। और हमें डिफाइन क्या करना है? 1 टेस्ला का। तो 1 टेस्ला लाने के लिए नेचुरली आपको 10⁻+7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितनी भी फील्ड होगी उसका 10⁻⁷ गुना, यानी 1 करोड़ गुना, 1 करोड़ गुना मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला बोलते हैं। I hope that you might have understood little bit. By using Biot-Savart law, one can define 1 टेस्ला। आगे भी 1 टेस्ला का दूसरा डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो 1 टेस्ला is a magnetic field produced by 1 meter length of a conducting wire through which 1 ampere current pass through, and at a point lying at a distance 1 meter, the magnetic field is 10⁻⁻7 Tesla. So whatever the magnetic field at point P, if we multiply by 1 crore times, that means 10⁻⁷ times, so that will be the magnetic field of 1 Tesla. थोड़ा दिमाग वाला इसमें डेफिनेशन है, आप इसको समझना बढ़िया से। बहुत आसानी से लिख सकते हो अपने भाषा लिखना, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ही भाषा यूज करो। तो ये हुआ आपके मैग्नेटिक फील्ड। अब आए इसकी हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको वेक्टर फॉर्म में या इसके डायरेक्शन की बात करें तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल, ये करंट एलिमेंट है आई डी एल, इंटू क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हुआ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या हुआ? इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी डीवी का जो डायरेक्शन होगा वह आइडियल और आर कैप का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर आइडियल आर कैप, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होना है।
इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच आइडियल एंड आर कैप लाइज। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा डीबी। अब परपेंडिकुलर होता है दो, एक होता है इनवर्ड परपेंडिकुलर, एक होता है आउटवर्ड परपेंडिकुलर। अब ये कौन सा परपेंडिकुलर है वो ध्यान दो। तो देखो आईडीएल क्रॉस आर, तो आईडीएल का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। आर का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। अब यहां से स्क्रू घुमाओ ऐसे ऐसे, इसको ऐसे पकड़ लो आईडीएल की तरफ, फिर आर की तरफ आओ ऐसे। ऐसे करने से आपका स्क्रू इनवर्ड जाएगा। तो आपने बोलना दिस इज इनवर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हुआ डीवी। तो डीवी का जो डायरेक्शन होगा वह उस प्लेन के इनवर्ड परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में आइडियल हो और आर कैप हो। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर और इस पर भी परपेंडिकुलर। और ये इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड वो स्क्रू रूल से पता कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, दैट इज द you have to find. So this is the basics of what you can say. It is a Biot-Savart law, and by use of Biot-Savart law, we can find the magnetic field. अब इसकी एक यूज आज हम बताएंगे, एक यूज कल बताएंगे। राइट, magnetic field due to a circular current carrying coil. Magnetic field due to a circular current carrying coil ठीक है। अब इसमें दो हेड है, एक है पॉइंट जो है वो सेंटर पे, द पॉइंट लाइज एट, लिखो एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी करंट कैरिंग कॉइल। सपोज करो कि ये एक करंट कैरिंग कॉइल है और करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, इसके सेंटर पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, तो बायट-सेवार्ट लॉ हम यूज करेंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे एक करंट एलिमेंट है ए बी, जिसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है dl। करंट इसमें फ्लो रहा है I। ओके, इस करंट एलिमेंट का सेंटर से दूरी हो जाएगा r। याद रखना, पहले एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अब फिर सारे कॉइल की, पूरे सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ध्यान से देखोगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, तो निकालें इसको। तो बायट-सेवार्ट लॉ से हम इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे यूजिंग बायट-सेवार्ट लॉ। The magnetic field due to current element. The magnetic field due to current element. Magnetic field due to current element. पहले तो फॉर्मूला लिख लो, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, फिर डायरेक्शन देखेंगे। dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस एलिमेंट का यहाँ पे, तो एक चीज ध्यान दो कि करंट का जो डायरेक्शन है ये टेंजेंट की तरफ है।
तो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, कितना एंगल है 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 90। तो फॉर्मूला क्या बना, हियर थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज द एलिमेंट करंट एलिमेंट का ये और ये लाइन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो व्हाट इज dB नाउ, तो dB इज इक्वल टू I dl, sorry constant you put first, mu naught by 4 pi into I dl by r square this। अब देखो, अब ऐसे ऐसे एलिमेंट तो इस कॉइल में ढेर सारा है, तो अब सभी एलिमेंट को कंसीडर करो। अब लिखो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर कॉइल, तो हम क्या करेंगे इस dB को इंटीग्रेट करेंगे, मैथमेटिकल तो ऐसे ही करते हैं, यू राइट डाउन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, अब कितना बार लिखोगे, ड्यू टू होल कॉइल, ड्यू टू होल कॉइल इज, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, रेडियस है ना, रेडियस तो कांस्टेंट ही होगा ना, कहीं जाओगे आर का वैल्यू तो नहीं बदलेगा, dl, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dl का l होगा, dy का y हो, तो हो गया फॉर्मूला खत्म, मिल गया आपको 1 मिनट में dB का भी। So the magnetic field due to entire coil at the center, the magnetic field due to entire coil at the center B is equal to mu naught by 4 pi into I into L by R square, R is radius, this is your main equation, okay, ठीक है, okay। Now अगर कॉइल में n टर्न्स होता तो n टाइम्स हो जाता, आप लिख ले, if the coil has n turns, if the coil has n turns, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, ये होता म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू एल, n टाइम्स कर दो, n टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई एल बाय आर स्क्वायर, this is equation 2। if the coil has n टर्न्स, n बार कॉइल लपेटा गया है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वही फॉर्मूला। अब चलो अगला, अब देखो पहला इक्वेशन को गौर से देखो, L का मतलब क्या हुआ, L, ये dl था छोटा लेंथ, L का मतलब पूरा लेंथ, तो व्हाट डू यू मीन बाय L, तो L फॉर ए कॉइल, तो L इज इक्वल टू होगा 2 पाई r, I hope that you may understand, L is equal to 2 पाई r, ध्यान से देखो, तो भाई पूरे कॉइल का L क्या होगा, dl तो इतना लेंथ है, L क्या होगा, L इज इंटायर लेंथ, तो फीड द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, डायरेक्ट लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय आर, वैल्यू फीड करके देखो 2 पाई आर उसमें डाल के देखो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये हाफ सर्कल होता, ये हुआ इक्वेशन 3, अगर आधे सर्कल रहता तो क्या होता, तो ध्यान दो, ये जो सर्कल इज हाफ, तो हाफ का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज एल, अभी क्या बताए थे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई एल बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सर्कुलर कॉइल के लिए, सब जगह नहीं यूज कर लेना, फॉर सेमी सर्कल
L is equal to pi r, प्लेस द वैल्यू, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बाय आर, करेक्ट। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का हमने तीन फॉर्मूला, फॉर्मूला तो एक ही है, कुछ कुछ दिमाग लगा के आप बना, ठीक है। ये हुआ सर्कुलर कॉइल पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। अगला चीज जो हमें यहाँ बताना है वो ये है कि मान लो, हाँ, व्हाट इज द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का तो वैल्यू आप निकाल लेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, अब देखो इसको तुम ऐसे पकड़ लो, करंट को ऐसे दाहिना हाथ से, राइट हैंड ग्रिप है, करंट को पकड़ लो, ये अंगूठा जो होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अंगूठा क्या है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, यानी बोर्ड से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट, the magnetic field, the magnetic field is outward perpendicular, हो गया, एक ही याद रखो, इसको ऐसे पकड़ो, grip rule, Maxwell's, the coil is gripped such a way that this curly finger is in the direction of current, then your thumb will indicate the direction of magnetic field, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर ये क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा बताएं, एक छोटा सवाल है वो, तो क्लॉकवाइज हो तो इनवर्ड परपेंडिकुलर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड मतलब बोर्ड के ऐसे बाहर, ओके। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मान लो ये एक कॉइल है, कॉइल ऐसे करंट आया, तो अच्छा फिगर नहीं दिख रहा, बराबर होना चाहिए, लेट मी कंस्ट्रक्ट फर्स्ट, ये कॉइल है, एक कंडक्टर ऐसे जुड़ा हुआ, ऐसे, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, अब इस कंडक्टर से I/2 इधर से गया, I/2 इधर से गया, ठीक। तो बोलता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, बहुत आसान है, हाफ सर्कल, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये हाफ सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर ही होगी। अरे हाफ सर्कल के कारण कितना होता है पता है ना, हाफ सर्कल सिर्फ अभी तो बताए थे ना, फुल सर्कल का बताओ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IL/R², ये हमारा फॉर्मूला है। तो L क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल के लिए पाई आर हो जाएगा। करंट क्या है, I/2 है, दिस वैल्यू यू प्लेस एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो जो मैग्नीट्यूड इसका होगा वही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा। तो इफ इन एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड, तो आपने बोलना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सर जी ये 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, इनवर्ड परपेंडिकुलर। ये करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। बात समझ में आया। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, 0। अब वैल्यू निकाल दो, कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह होगा, ये क्लॉकवाइज है ना तो वो इनवर्ड होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आउटवर्ड होगा, वैल्यू तो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सेंटर 0। बट आई विल गिव यू वन क्वेश्चन,
एंड यू थिंक एंड देन योर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस ऑल्सो। तो आप पहले इसके बारे में सोचना। मान लो एक सर्किट है, एक इस तरह का सर्किट है, सेल, करंट इज फ्लोइंग आई, ठीक। यहां पे एक इस तरह से कॉइल रखा है, ये ऐसे, ठीक। करंट आई जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा। सिंस दिस ट्रैक इज स्मॉलर वन, तो रेजिस्टेंस इधर कम होगा। I1 इधर से गया, I2 इधर से, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ये तो है ही। करंट I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक। थोड़ा अच्छा सर्कल नहीं है, सर्कल ये है समझ। तो लेकिन यहां पे क्या दिया हो ना, I1 इज ग्रेटर देन I2, तो हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना, इस कॉइल के सेंटर पे। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एकदम ध्यान से सोच के बताना। ये जो भी है, ये शायद एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉक। I1 का वैल्यू ज्यादा, I2। यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। ये क्वेश्चन है टू थिंक, एंड देन I'll tell you the answer in next class. And one more thing I'll tell you. बैट से बैट लॉ का दो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल वो भी है, बट द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, जैसे मान लो ये कॉइल है, जैसे सेंटर तो यहाँ पे है, ये बोलता नहीं इसके एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये कॉइल है, ये इस तरह कॉइल के ही कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, नॉट एट द सेंटर बट आउटसाइड द सेंटर, एट ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्सियल लाइन। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन खत्म, तो बैट से बैट लॉ का ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। So thank you very much for today's class.